हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो एंड बहुत अच्छे से पहला लेक्चर भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 2 आ चुका है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं क्योंकि जरूरी है, राइट। क्योंकि ये पूरा चैप्टर या पूरी ये हमारी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरी की पूरी चार्ज पे डिपेंड। ठीक है, तो भाई एक लेक्चर तो चार्ज के ऊपर बनता था जो मैंने कराया है। ठीक है, चार्ज में कराया क्या था, चार्ज की सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली थी, राइट। कि चार्ज होता क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है, सबसे छोटी चीज चार्ज होती है ना। उस पर चार्ज कितना होता है, सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी कि ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट, या ऐसे चार्जेस जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं बाई अ नॉर्मल ड्राइविंग फोर्स, है ना। और इंसुलेटर्स के लिए जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस नहीं होते थे, वहां पर एक्सटर्नल वर्क करके ही हम इलेक्ट्रॉन्स या फिर किसी चार्जेस को शिफ्ट कर सकते थे, करेक्ट। देन इसके बाद क्या देखा था बच्चों, इसके बाद हम आए थे आखिरी में चार्जिंग क्या होता था, है ना। इलेक्ट्रॉन का यहां से वहां शिफ्ट करना चार्जिंग हो जाता था, या चार्जेस का यहां से वहां, इलेक्ट्रॉन बोल देता हूं मैं, लेकिन ठीक है चार्जेस लेके चलेंगे चलो। फिर उसके बाद कितने टाइप से थे, हाँ, इंडक्शन देखा था, कंडक्शन भी देखा था एंड फ्रिक्शन भी देखा था, राइट। तो इतनी सारी बात करने के बाद आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम जो पढ़ने वाले हैं सारी बातें कूलाम्बिक फोर्स पे करने वाले हैं। कूलाम्ब फोर्स क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या रहे, है ना, कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है अप्लाई करने के, है ना। फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। आफ्टर दैट बच्चों आखिरी में आके आज मैं एक क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। वो क्या है ना, एक्चुअली एसएचएम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग बोलते हो कैसे आ सकता है, किसी का पार्ट कैसे यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है, तो आज मैं आपको करके दिखाऊंगा वो चीज कि कहाँ से एसएचएम को बीच में घुसाड़ के लेके आऊंगा मैं यहाँ पर, और आपको एसएचएम का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पता तो आप एसएचएम नहीं कर पाओगे, एसएचएम नहीं पता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोर्ड लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, उस कंसेप्ट को आप मिस कर सकते हो एट दी एंड अगर आपको बोर्ड लेवल का पढ़ना है, अदरवाइज वहां पर भी आप देख सकते हो, क्योंकि जेई मेंस एडवांस यही सोच के क्वेश्चंस को देते हैं कि 2 चैप्टर का काम एक क्वेश्चन में मैं निपटा दूं। चलो अपन लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं अब, जो कि है अपना कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो भैया कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया हमें, इन्होंने एक नई चीज नहीं बताई, बस इनने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास चार्जेस तो हैं, हमारे चार्जेस क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी रिपेल करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो तो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये करते क्या है, रिपेल करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, राइट। तो उनने उसी चीज को बताया, तो उनने उस चीज को वर्डिंग दे दी। उनने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं एक प्लस Q1 चार्ज लेता हूं और एक चार्ज है मेरे प्लस Q2। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई, ठीक है। और इन दोनों को लाइन ज्वाइन मैं कर देता हूं। और लाइन ज्वाइन कैसे करी है, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन किया। ठीक है, और ये दोनों चार्जेस बच्चे पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 आर दी पॉइंट चार्जेस। सुनो इसका मीनिंग समझो, पॉइंट चार्जेस का मतलब है इनका खुद का कोई एरिया नहीं है, ये एक्चुअली मैं जैसी डॉट रखूंगा वही पॉइंट है, वही चार्ज। अगर एक बॉल है बहुत बड़ी, है ना, उसके ऊपर मैं चार्ज फैला दूं बहुत सारा, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा, उसका एक एरिया होगा 4πr², जिसके ऊपर पूरा चार्ज फैला होगा, करेक्ट। लेकिन यहां पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है पॉइंट चार्ज। कूलम्ब लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों चार्जेस को मैंने पॉइंट चार्जेस बोला है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, और बीच की डिस्टेंस कैसी देखी गई है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, कुछ इस तरह से। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया है, आर। तो कूलम्ब भैया ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि भैया इसके ऊपर ये दोनों जो चार्जेस को मैंने रखा है एक स्पेस में, ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और वो भी कैसा, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब Q1 चार्ज Q2 पे एक फोर्स लगा रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और वो भी कैसा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। तो कितना लगा रहा होगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाई फर्स्ट, दैट इज इस वेक्टर में, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो Q2 लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्या आपको दिख रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं
जो कि इक्वल भी है और अपोजिट इन डायरेक्शन में। तो यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इनको इक्वल लिखना चाहूंगा तो फोर्स ऑन 1/2 दैट इज इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 to 1 इन नेगेटिव बीच में लगा दूंगा, क्योंकि डायरेक्शंस अपोजिट है। और वहीं मैं अगर बच्चों इनकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल होंगे, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। बोलो ये चीज समझ आई? पक्का? ठीक है। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, वो कहीं ना कहीं दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा दोनों चार्जेस का प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी उनने एक चीज और क्या नोटिस करी कि दो चार्जेस को उनने ले लिया और वहां से उनने क्या देखा कि जैसे ही मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को, ये जो r दूरी है, तो वहां से क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं बढ़ रहा कि मैं डिस्टेंस को r से r/2 कर दूं तो फोर्स हमारा 2 टाइम्स हो जाए, है ना। वो कैसे बढ़ रहा है, अगर आप डिस्टेंस को r से r/2 करोगे तो फोर्स 4f हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहीं अगर डिस्टेंस को मैं r/8 कर दूं तो 64 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। दो चीजें उनने नोटिस करी और इसी को लोगे उनने एट द एंड बोल दिया दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं Fe जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन r² के। ठीक है। अगर उन्होंने यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, यहां पर उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो क्या बचेगा हमारे पास, Fe इज इक्वल्स टू K Q1। चलो इसको ऊपर लिखते हैं, क्या बचेगा मेरे पास, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिजिक्स में वैसे फॉर्मूले होते नहीं है, सब फील होती है, फील आती जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बोलना पड़ जाता है। किसी किसी बच्चों को फॉर्मूला चाहिए होगा, सर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, चार्ज दी है, डिस्टेंस दी है, के की वैल्यू दी है, रखेंगे नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, करेंगे। हर बच्चे के हिसाब से सोचना पड़ता है। आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है बच्चों, वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज पे लगेगी। अब यहां पर आप बात आती के क्या है, क्या हर प्रोपोर्शनैलिटी के जैसे क्या के भी कांस्टेंट है, वो हमें बात करनी है। तो जैसे हर एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, यहां पर के इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है। अब मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, चलो वो भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जो के की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है के इक्वल्स टू 1/4 पाई ई। इसको ई नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन। यहां पर मैं लिख देता हूं ई इज नथिंग बट एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा एप्सिलॉन नॉट आता है, नीचे एप्सिलॉन नॉट आता है, बट बच्चों वो वैक्यूम की बात होती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आपके बोर्ड लेवल पर, बट जानना जरूरी है क्योंकि बच्चों को इस चीज का बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आज इस चीज को हटा ही देंगे दिमाग से। ठीक, चलो तो यहां से पता लगा के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई ई नॉट। अगर मैं इस चीज को इस फोर्स में रख दूं तो मेरी फोर्स क्या बनेगी, Fe इज इक्वल्स टू के की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। बोलो समझ आया। चलो, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज दिख रही है बच्चों कि मेरा जो फोर्स है वो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी, किस चीज की, ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो दिख रही है, जितना ज्यादा एप्सिलॉन होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब क्या समझूं मैं बच्चों, परमिटिविटी में, परमिटिविटी का मतलब तो यही होगा किसी चीज को परमिट करना, है ना। लेकिन इसको वो परमिट कहां करेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू तो अगर बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी आपकी, अगर फोर्स कम हो रही है तो परमिट कहां कर रहा है, सही है। चलो तो इसको भी समझ लेते हैं भाई बात को। बच्चों यहां पे जो परमिट का मतलब होता है, उसका मतलब होता है फोर्स को कम करना। एक्चुअली में यहां पर जो एप्सिलॉन है ई नॉट, यहां पर जो एप्सिलॉन है ई नॉट,
भैया बोर्ड पगला रहा है। एप्सिलॉन, ये देखो फिर पगलाया। चलो अपन यही लिखते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन, हे भगवान, ओके मेरा कलावा दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब समझ आया। एक्चुअली मेरे पेन से पहले ना कलावा टच हो जा रहा है, कोई बात नहीं, कलावा जरूरी है यार, भाई दूज वगैरह पे बांधते हैं, और पता है मेरा हमेशा चलता है। अभी ये भाई दूज पे बंधा था, देन इसके बाद शायद नेक्स्ट दिवाली आने वाली है, फिर इसको खुलेगा, फिर बंधवाऊंगा, देन उसके बाद फिर दिवाली से पूरा होली तक कंटिन्यू करूंगा। आप देखना हर वीडियो में देखना, जितने भी अभी तक बनाए उसमें कलावा जरूर मिलेगा आपको, है ना। शौक है, वॉच का शौक नहीं रखते, लेकिन इस चीज का है, ठीक है ठीक है। तो आओ बच्चों, एप्सिलॉन, इसको क्या बोला एप्सिलॉन, और ये क्या है परमिटिविटी, ठीक है सर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एक्चुअल में मतलब तो ये होना चाहिए कि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा फोर्स हो, लेकिन फोर्स और कम होता जाता है। तो एक्चुअली में ये करता क्या है ना बच्चों, सुनो, इट परमिट्स, सुनना या देखना, इट परमिट्स द मीडियम पार्टिकल्स, आपकी लैंग्वेज में लिखूंगा, मीडियम पार्टिकल्स टू गो एंड decrease the force between the charges। बोलो समझ आया। एक्चुअली में एप्सिलॉन जो होता है वो मीडियम का होता है। मीडियम में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, चाहे सॉलिड ले लो, चाहे लिक्विड ले लो, चाहे पानी ले लो, ग्लास ले लो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी ले लो, अल्कोहल ले लो, सॉरी है ना, तो सारी चीजें ले लो। तो उन सबके में क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो एक्चुअल में ये करता क्या, उनकी फोर्स को कम करता है, डिक्रीज करता है। मीडियम होने से फोर्स डिक्रीज हो रहा है, वो क्या करेंगे, भाई तेरा मीडियम और ज्यादा और अच्छा मीडियम है, जा इसकी फोर्स को तोड़, फोर्स को तोड़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यह परमिटिविटी का मतलब ये है। तो यहां से एक चीज और बता रहा हूं मैं, सबसे कम परमिटिविटी देखी गई, देखो यहां क्या था, जितनी कम होगी तो उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो सबसे कम परमिटिविटी जो देखी गई, मिनिमम परमिटिविटी जो देखी गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी जो देखी गई, वो देखी गई हमारी किस में, वैक्यूम में देखी गई। क्यों देखी गई बच्चों वैक्यूम में, जल्दी बताओ, कोई पार्टिकल ही नहीं है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्री स्पेस। अच्छा एक चीज और यहां ऐड कर लो बच्चों, हम लोग हमेशा यहां पर एयर को भी इन वैक्यूम एंड फ्री स्पेस लेके चलते हैं, ठीक है। चलो मान लो मीडियम है, मान लो वैक्यूम भी एक मीडियम है, लेकिन इतने कम पार्टिकल्स है ना, या इतने रेयरर मीडियम है, इतना रेयरर मीडियम है कि वैल्यू सबसे कम परमिटिविटी की इधर ही होती है, वैक्यूम में, ठीक है। और उसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब आपको आएगी बात समझ में। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, वो किसकी इक्वल होती है, इधर ही लिख देता हूं, वो होती है मेरी 8.86 इंटू 10⁻⁻12। थोड़ा देख लेना बच्चों, कहीं ना कहीं शायद ऊपर नीचे हो गया हो तो यार बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलो हाँ, अब सुनो मेरी बात, इसकी यूनिट की बात करें, अच्छा तो पहले इनकी भी यूनिट की बात कर लेते हैं। भाई फोर्स की यूनिट की कोई पूछेगा मेरे से, पिट जाओगे यार, फोर्स की यूनिट मत पूछना, है ना, पिट जाओगे, न्यूटन, ठीक है। के की यूनिट कोई बताएगा, के की यूनिट बताना चाहेगा कोई, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बोलो सही है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। चल तो यहां पर ई नॉट की क्या हो जाएगी बच्चों, ई नॉट, ये रहा ई नॉट, ये जो कि एप्सिलॉन की बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, के का उल्टा, आ जाओ, तो के का उल्टा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, खत्म, ठीक है, समझ आया। चलो तो इससे क्या देखा गया कि सबसे कम तो इसकी थी, इसको तो हम याद कर लेंगे सर, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। लेकिन अब गिलास की बात करो, है ना, आप रबड़ की बात करो, आप पानी की बात करो, आप अल्कोहल की बात करो, है ना, हर किसी की बात कर लेते हैं अपन। तो ये सारी बातें करने के बाद उनकी वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू एप्सिलॉन की हमने लिख दी है। तो हर किसी की वैल्यू याद करते बैठोगे क्या, नहीं। इसलिए एक टर्म और आया, वो था रिलेटिव
परमिटिविटी। बहुत स्लो चल रहा है बच्चों, और इससे ज्यादा स्लो चलाएंगे तो ये मान लीजिए अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो भाई हो गया काम हो गया। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी एक नाम और आया। ठीक है, यहां हम क्या बोलते हैं, हमको हर किसी की याद करने की जरूरत नहीं, एक की याद रखो, वैक्यूम वाले की 8.86 इंटू 10⁻⁻12। और यहां पर आके क्या करो, उसको कंपेयर करो। क्वेश्चन में आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया होगा, वो एक्चुअली में होता क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी। एक्चुअली में हम उसका गुना देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी है कि जो भी आपको मीडियम दिया, मानो ग्लास दिया है, तो ग्लास कितने गुना ज्यादा है ई नॉट के, वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को यहां लिखूंगा ई आर इज क्या होगा, जो मीडियम का है अपॉन ई नॉट, ये होता है मेरा रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो आप एप्सिलॉन निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। आपसे कोई बोल दे कि पानी की रिलेटिव परमिटिविटी है, पानी की छोड़ो, चलो कोई मीडियम है ना, कोई भी मीडियम मान लो, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है 7। ठीक है, मतलब वो 7 गुना ज्यादा है ई नॉट का, तो उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी बच्चों, ई नॉट इंटू ई आर। जितने टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी है उसको ई नॉट से इंटू कर दो, उस मीडियम की परमिटिविटी निकल जाएगी। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बोलो इतनी चीज समझ आई, बस इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इतना समझ जाना चाहिए। ठीक है, कोई आपसे बोल दे कि एक मीडियम है, देखो यहीं देख लो, एक मीडियम है, उसका ई आर दिया हुआ है आपको 10, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि जो नया मीडियम है वो मेरा 10 टाइम्स है ई नॉट के। अब समझ आया, ई नॉट के 10 टाइम्स है वो। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपन। अब हमारा क्या आ जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जानना बहुत जरूरी है, खास कुछ नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सीधा इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल के दे देते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे स्टार मार्क करो, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोलो समझ आया। यहां क्या होता है बच्चों, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब है, मान लो दो चार्जेस मेरे रखे हुए हैं, प्लस Q1 और एक प्लस Q2, तो इन दोनों की अगर डिस्टेंस है r, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, F इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन r²। इतना तो आप सबको ही पता लग गया। अगर मानो मैंने बाई चांस इसकी कम कर दी, क्या कम कर दी बच्चों, इसकी कम कर दी मैंने डिस्टेंस, ये रहा Q1 और अब इसको बहुत पास रख दिया प्लस Q2, और कितना कर दिया, मानिए r/3 डिस्टेंस पे लाके रख दिया, तो अब इसकी जो फोर्स आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितनी हो जाएगी, KQ1 Q2 अपॉन r/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 K1 K2 कर रहा हूं, देख रहे हो बच्चों, KQ1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये चीज समझ आई, पक्का। ठीक है, इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है, ये जो न्यू फोर्स आई है आपकी F डैश, दैट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ F, ऊपर वाला देखो, तो कहीं ना कहीं इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको हम बोलते हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। समझ आया। चलो इतनी बात जानने के बाद अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्शन के थ्रू वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब लॉ हमसे पूछा जाता है और बच्चे इसको अक्सर गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि r² आएगा लेकिन वेक्टर फॉर्म में r³ आ जाता है। क्यों होता है वो समझेंगे अब। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में सेम एक प्लस Q चार्ज यहां बना लेते हैं, Q1 बोल दो इसको, और एक प्लस Q2 यहां बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं इतना बड़ा सर्कल बना रहा हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं समझ रहे कि एक ये स्फीयर है, बोर्ड पे दिख लिए इसलिए मैं इसको ऐसा गोला बना देता हूं कि ये एक पॉइंट चार्ज बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसको बड़ा चार्ज मत समझ लेना, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस हैं, बोर्ड पे आपको दिखे बड़ा इसलिए बना है। चलो, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, दैट इज r। ठीक है, चलो r नहीं मानेंगे, हम इसको कुछ और मानेंगे। हमने क्या किया, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है, हम क्यों माने r। ठीक है, हम इनकी डिस्टेंसेस देखते हैं, किसी ओरिजिन से देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मेरी एक ओरिजिन ये बनी, मेरी ये ओरिजिन है, ठीक है,
इसको मैं 0,0 लेके काम कर रहा हूं। तो इस चार्ज का एक डायरेक्शन होगा जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, है ना, या इसका पोजीशन वेक्टर होगा। वो क्या होगा, कुछ ऐसा, जो कि क्या R1 बोल देता हूं। R1 क्यों बोला, क्योंकि पहला चार्ज। इसका क्या होगा, कुछ ऐसा, जो कि मैं R2 बोल देता हूं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का। चलो इसको मैंने R2 बोल दिया। चलो ये R2 हो गया मेरा। ठीक है, चलो इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको लिख सकता है। अगर इस पॉइंट को मैं बोल दूं बच्चों, इस पॉइंट को मैं बोल दूं A है और ये चार्ज का जो पॉइंट है वो B है, तो क्या मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं, देखो R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। बोलो किसी को दिक्कत। तो यहां से AB वेक्टर क्या आ गया बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसी वेक्टर को अगर उल्टा कर दूं BA वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बच्चों मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स वगैरह कर लेना, बेसिक चीजें आप लोगों ने की थी। आई थिंक सो बहुत बच्चों ने कर ली होगी, है ना। चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहां तक ये चीज हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम फोर्स निकालेंगे वेक्टर वाली, किसी एक की वजह से निकाल लेते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, अपोजिट होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट ही तो करना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, दूसरे वाले चार्ज पे निकालते हैं जो पहला वाला लगा रहा है। ठीक है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते। चलो 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 चल दो, ये लो, कुछ इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज y1, दैट इज डायरेक्शन। यहां इस डायरेक्शन में लगा है तो ये डिस्टेंस ऐसे में लोगे। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, AB वेक्टर, और AB वेक्टर आपका क्या आया है, R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोलो सही है। ठीक है, क्या अब आप फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो लिखो, क्या लिखूंगा, देखो यहां लिखता हूं F21 वेक्टर फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये R क्या है, ये R क्या है, R ये है R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर। क्योंकि इस पोजीशन वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, वही तो AB है। बोलो समझ आया। ठीक है, और R स्क्वायर उसका स्क्वायर। अब इसका F21 का डायरेक्शन क्या होगा, इस F21 का डायरेक्शन वही होगा जो AB वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर मैं लिख दूं AB वेक्टर का AB का यूनिट वेक्टर वही इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। देख लो AB का डायरेक्शन यहाँ, ये भी यहाँ। ठीक है, अब आपको एक चीज अगर याद हो तो ये चीज और सुनिए, यूनिट वेक्टर, अगर कोई यूनिट वेक्टर A है तो उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्लस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको मैं और आगे कैसे इलैबोरेट करूंगा बच्चों, F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। AB क्या हो जाएगा बच्चों, AB का वेक्टर होल अपॉन AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो सही है, बिल्कुल सही लग रहा है यार मेरे को तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या लिख दूंगा इसको बच्चों, यहां लिख दूं। ठीक है, इसको लाइन ऐसे बना देते हैं और यहां लिख देते हैं हम लोग, ये यूनिट वेक्टर हटा के मैं ऊपर कर देता हूं शिफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, लिखने की जरूरत है यूनिट वेक्टर के लिए। हाँ हाँ लिख दो सर, हम बार बार वीडियो देखते रहेंगे और समझ आ जाएगा। लो भाई, एक यूनिट वेक्टर को ऐसे ओपन करते हो, A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो F21 जो मेरे पास आएगा निकल के, अब AB वेक्टर की वैल्यू रख दो, K Q1 Q2 अपॉन, देखो AB वेक्टर है, AB वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, उसका मॉड्यूलस है, और ये मॉड्यूलस ऑलरेडी है। तो क्या यहां पर, चलो मैं लिख देता हूं, क्या बच्चों लोग यार, इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का एक और मॉड आ गया, और ऊपर एक वेक्टर और आ गया AB वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ज्यादा परेशान मत हो, क्वेश्चंस अपन नॉर्मल वाले से ही करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां से F21 मेरा कितना निकल के आ गया बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, दोनों वेक्टर्स हैं ये, इनका मॉड्यूलस का होल क्यूब, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा कूलम्बिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। यहां लिख दूंगा इन वेक्टर फॉर्म। बोलो किसी को दिक्कत? चलो अब सुनना मेरी बात, क्या इस पे एक जो फोर्स लगने वाला होगा, जो ये लगाएगा वो भी तो लगाएगा, तो F जो पहले वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है दूसरी की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या ये होगी? बिल्कुल होगी। ये डायरेक्शन क्या है? क्या है डायरेक्शन? बी ए, बी से ए। बी ए क्या है मेरे पास? R1 माइनस R2। लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये चीज तो सेम रहने वाली है, बस वेक्टर का डायरेक्शन बदलना है। तो यहां पर पता है एक हल्का सा चेंजेस होगा बच्चों। देखो क्या, F12 को अगर मैं लिखूंगा तो K Q1 Q2, बस यहां से डायरेक्शन वेक्टर बदल दूंगा, R2 की जगह R1 कर दूंगा। और सुनना, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं R2 माइनस R1 लिख दूं, क्योंकि ओवरऑल आपको क्यूब निकालना है उसका, और मॉड में है वो चीज, तो वो तो मैग्नीट्यूड आ ही रहा है ना। चाहे 10 माइनस 20 करो या 20 माइनस 10 करो, अगर मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। समझ आया? ठीक है। और यहां पर क्या कर दूंगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बोलो ठीक है, पक्का? किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो, ये था हमारा कूलम्बिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मजा आया इस चीज को देख के? बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, बिना देर किए आगे चलते हैं। चलो अब आ जाती सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कर लेते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल चैप्टर भी, अगर आपने ग्रेविटेशनल किया है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया तो ग्रेविटेशन में मजा आ जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें सिमिलैरिटीज देखने से पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दिखेगा हमें सिमिलैरिटीज है कि नहीं। और ग्रेविटेशनल क्या होता है बच्चों? Fg G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। देखो एक सिमिलैरिटी तो मेरे को यही दिख रही है, वो क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देखो दोनों चीज में है, दोनों में है, देख लो, दिख रहा है? पक्का? चलो बढ़िया। दूसरी सिमिलैरिटीज अगर एक और देखनी है तो पॉजिटिव चार्जेस अगर होते हैं, कोई भी चार्जेस हो, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, अगर मान लो दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स लगेगा। सेम इसमें अगर दो मासेस हैं, M1 मास और M2 मास, इन दोनों की लाइन ज्वाइन कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरा? दोनों की लाइन ज्वाइन कर दूंगा तो वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस कैसे? सेंटर, दोनों मासेस के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे वही लाइन सेम इसमें होती है। तो दोनों के लिए जब हम फोर्स निकालते हैं या जो आर की वैल्यू रखते हैं वो दोनों लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स होती है। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में बहुत बेहतरीन सा एक डिफरेंस है। फिर से लिख दूं, Fe क्या होता है? कोई बताएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड Fg क्या होता है? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। देखो एक चीज यहां पे, पहली चीज जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Fe। इसकी अगर मैं नेचर की बात करूं बच्चों, किसकी नेचर की बात करूं, तो इसका जो नेचर है वो दो टाइप का होता है। एक तो अट्रैक्टिव भी होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, तो अट्रैक्टिव नेचर भी होता है, और एक रिपल्सिव नेचर भी होता है। दोनों टाइप के नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शो करती है। लेकिन अगर मैं यही बात कर जाऊं ना बच्चों, किस चीज की? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम Fg से डिनोट करते हैं, इसका नेचर केवल और केवल अट्रैक्टिव होता है, ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। बोलो समझ आया?
अरे कर रखा होगा ये तो, अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका एक पॉइंट और दे देता हूं मैं आपको। एक पॉइंट और क्या होगा इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है बच्चों, कि ये जो फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब इसकी के जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड अपॉन मीडियम। लेकिन जो जी है नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसी वजह से इसका नाम है। क्यों नहीं करता है बताओ जरा कोई। यूनिवर्सल, इसका नाम देखो, जी का नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। भाई यहां पर जो बात होती है ना वो पूरे यूनिवर्स की हो रही है, आप मेरी बात समझ रहे हो। यहां पर जो बात हो रही है बहुत छोटे से छोटे चीज की हो रही है। आप इंट्रिंसिक किसी मटेरियल की बात करो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज बहुत छोटी चीज है यार। अगर एक चीज बताओ, अगर मैं सेंसिटिव इंसान हूं तो आप मेरी को एक चीज कुछ भी बोल दोगे मैं रोता घूमूंगा इधर से उधर, और अगर मैं सेंसिटिव नहीं हूं ना तो आप कुछ ही बोल ना, उन तक कूट दूंगा मैं आपको। वही फर्क यहाँ है, ये बहुत छोटी सी चीज है यार, चार्जेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो उनपे कुछ छोटा मीडियम भी आ जाता है ना, उससे भी उन्हें फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो इतनी चीज समझ आई, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्ब लॉ, इसमें बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। इसका एक छोटा सा लिमिटेशन है, वो क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड है, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन लिखोगे, ओनली वैलिड ऑन only valid for point charges, ठीक है। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, मेरा कहने का मतलब है मान लो अगर कोई ऐसी आपको एक शीट दी है, कोई ऐसी आपको एक प्लेन शीट दी है या प्लेन ऐसा कोई मेटल का बर्तन कुछ दिया है, और इसके ऊपर मान लो आपके ऊपर चार्जेस फैला दिए उसने ऐसे शीट के ऊपर, तो क्या ये पॉइंट चार्ज दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा बच्चों कहीं से पॉइंट चार्ज। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इस प्लेट का एक एरिया है, उस पूरे एरिया पे इनने क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है ना। तो ये जो पढ़ाई आ जाएगी हमारी कंटिन्यूअस सिस्टम की आ जाएगी, पॉइंट चार्जेस के लिए नहीं आएगी, ये कंटिन्यूअस सिस्टम में आएगा। नॉन कंटिन्यूअस भी होता है लेकिन ये कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में आएगा। यहां पर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वैलिड नहीं है, ये बात है। केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, केवल और केवल पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इतनी चीज समझ आई इसकी लिमिटेशन, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लो, इसका दूसरा पॉइंट क्या, नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्जेस, मतलब चार्ज हमारे रेस्ट पर होना चाहिए, मूविंग चार्जेस के लिए भी वैलिड नहीं है। चलो अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भैया ये बढ़िया चीज आ गई है और इसको अपन ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चंस में जो बेसिक क्वेश्चंस बनते ही हैं हर बुक में दिए हैं उसी टाइप के मैं बताने वाला हूं, इसका मीनिंग समझ लो। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q1, मान लो ये रहा चार्ज Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मान लो, नहीं तो आप दिक्कत करोगे। देखो मैं मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज, जरूरी नहीं है नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन समझने में पॉजिटिव से बड़ा अच्छा फील आता है। Q1 प्लस Q1 और एक चार्ज मान लो प्लस Q2, ठीक है। चलो आप ये बताओ इस Q1 चार्ज पे नेट फोर्स अभी कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कुछ दी हुई है, ठीक है, आर दी हुई है, मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच का फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां लिख दूं F नेट ऑन Q1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो कहां लगेगा, दूसरा वाला पहले पे लगाएगा जो कि यहां लगाएगा, F1 ऑन 1/2, ठीक है, सही बात है। चलो अब मेरी बात सुनना, यहीं अगर 3 चार्जेस होते बच्चे तब आप क्या करते, मान लो प्लस Q1 यहां रखा हुआ था, यहीं रख देता हूं मैं, प्लस Q2 यहां रख देता हूं और एक चार्ज और लेके आ जाता हूं यहां पे प्लस Q3, ठीक है। अब कोई पूछे मेरे से नेट फोर्स F नेट ऑन Q1 चार्ज,
Q1 चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, तो आप बताओगे कितना लगेगा? कोई बताना चाहेगा? कोई भी बताना चाहेगा? वीडियो पॉज करके पहले लिखे, फिर इसको देखना कि कितना है, ठीक है, फील आ जाएगा। इस पे नेट चार्ज कितना लगेगा? मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो ऐसे ही, ठीक है, इसकी बीच की डिस्टेंस r मान लो, इसको भी चलो r ही मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? नेट फोर्स। तो बच्चों एक फोर्स तो इसकी वजह से लग रहा होगा, एक फोर्स तो इसकी वजह से लग रहा होगा। किसकी वजह से? देखो एक फोर्स तो Q2 लगा ही रहा होगा ये, और एक Q3 और लगाने लग जाएगा इस पे, क्योंकि अभी हम Q1 पे पूछ रहे हैं नेट फोर्स। तो Q1 पे नेट फोर्स जो लग रहा है F नेट ऑन Q1, जो कि किस किस की वजह से लगेगा? एक तो लगेगा Q2 की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा? F1 2 की वजह से, और पहले वाले फोर्स लग रहा है 3 की वजह से। तो जो भी नेट आएगा वो पता है क्या आएगा? वेक्टर समेशन, इसका वेक्टर समेशन होगा 1 का 3 प्लस फोर्स ऑन 1/2, ये वेक्टर समेशन होगा। और इसका वेक्टर समेशन को और आगे इलेबोरेट कर सकते हैं उनका फॉर्मूला लगा के, ठीक है। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है बच्चों, वो ये है कि यहां पर एक चार्ज में और लेकर आया है ना, Q3 चार्ज लेकर आया, तो उसकी वजह से इन दोनों में ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो चेंज नहीं हुआ। यहां पर इसको मैं अगर आगे इलेबोरेट कर दूं बच्चों, यहां पर F13 क्या लिखूंगा? K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? डायरेक्शन हो जाएगा F13 का मॉड्यूलस। इसका डायरेक्शन लिख देते हैं, मान लो इसका डायरेक्शन कुछ चलो ठीक है, डायरेक्शन मान लेते हैं अपन F13 का यूनिट वेक्टर, या इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ठीक है, अब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? देखो 13 R1 का स्क्वायर, और इस पर यूनिट वेक्टर लग जाएगा R1 का, ठीक है। और दूसरी F12, मतलब पहले वाले चार्ज पे दूसरा वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, वो कितना हुआ? K Q1 Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, एंड इसका भी क्या होगा? यहां पर यूनिट वेक्टर ले लिया जाएगा। पूरा समझ आया? तो यहां से एक चीज मुझे जरूर पता लग रही है बच्चों। क्या? एक चीज मुझे ये पता लगी कि अगर मैं तीसरे चार्ज को इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा के लाया, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आए। जितना पहले ये इसको धक्का दे रहा था, Q2 चार्ज Q1 को जितना पहले धक्का दे रहा था, उतना ही अभी दे रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। ये डिस्टेंस भी R2 मान लो यार, लो, ठीक है, उतना ही दे रहा था। समझ आया? तो यहां से कंक्लूजन रखो अपने दिमाग में कि हाँ, नेट फोर्सेस में चेंज आते हैं। पहले एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है। Q2 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अब मैं तीसरा चार्ज पकड़ के लाया, ये दोनों चार्ज यहीं थे, अब मैं तीसरा चार्ज पकड़ के लाया और यहां आके रख दिया, तो इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स और ऐड हो गया, तो इस पे नेट फोर्स लगने वाला चेंज हो गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा था वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वो चार्ज इस पे अभी भी वही फोर्स लगा रहा होगा, बट इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स चेंज हो गया टोटल, क्योंकि तीसरा चार्ज भी आ गया जो इसको धक्का दे रहा है। बोलो समझ आई चीज? पक्का? चलो इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलो पहली नॉर्मल सी चीज, अगर दो सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस Q और प्लस Q, उनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं आपको दे दूं R, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा? चलो ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। कितना लगाएगा? F मुझे पता नहीं है, मैंने F मान लिया। तो F का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कितना होगा? K Q अपॉन R स्क्वायर। Q क्यों लगा? दोनों चार्जेस मैंने सेम बोल दिया आपको, लगा दो। और डायरेक्शन क्या होगी इस डायरेक्शन में? I कैप, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में ऐसे ही डायरेक्शन पूछूंगा आपसे, I कैप या J कैप या K कैप, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूंगा फर्दर में? F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर I कैप। बोलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन और करो यहीं पर सामने। मान लो मैं यहाँ पे 3 चार्जेस लग देता हूँ, पॉइंट चार्जेस, प्लस Q, तीनों सिमिलर चार्जेस हैं, ये भी प्लस Q, और एक चार्ज यहाँ पे रख देता हूँ, ये भी प्लस Q, ठीक है। और इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द पॉइंट चार्जेस, कुछ इस तरह से। तो एक ट्राइंगल शेप कर लेगा बच्चों, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ट्राइंगल शेप कर रहा है, ठीक है।
और इन सब के बीच की डिस्टेंसेस भी फिक्स है, दैट इज एल। ठीक है, एल दिया हुआ है इन सब के बीच की डिस्टेंसेस। तीनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तीनों के बीच की दूरी भी आपस में सेम है। ठीक है, चलो तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। चलो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, अगर मैं इनको वर्टेक्स का नाम दे दूं, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको अगर मैं सी बोल दूं, ठीक है, तो इस सी चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स मुझसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एफ नेट ऑन चार्ज, एफ नेट ऑन चार्ज सी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या आंसर आएगा बताओ। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसका डायरेक्शन बताना। इस पे जो चार्ज लग रहा होगा, देखो मैं कलर चेंज करता हूं, इस पे जो चार्ज लग रहा होगा, सॉरी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा सी वाले चार्ज पे, एक तो इसकी वजह से लगेगा जो कि डाउनवर्ड, एक तो रिपल्सिव लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, डाउनवर्ड कितना लगेगा, एफ सी वाले पे लगेगा, किसकी वजह से, ए वाले वर्टाइसिस के चार्ज की वजह से, ये रहा डायरेक्शन एक। और दूसरा बी वाला लगाएगा सी पे, वो कितना लगाएगा, कुछ इस टाइप से, एफ सी बाई वी, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब मुझे आंसर चाहिए आई कैप और जे कैप में। एक फोर्स तो यहां आ ही रहा है, इनके बीच का एंगल मुझे पता ही है, क्योंकि ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। अब ये मत बोलना 60 डिग्री क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा। तो क्या मैं इस फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक कर लूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां एक ब्रेक कर लेता हूं, एक यहां कर लेता हूं, तो एफ सी ए। अब सुनना मेरी बात, कंपोनेंट ब्रेक करने से पहले मैं एफ सी बी और एफ सी ए निकाल लेता हूं कितने हैं। अगर आपको हल्का भी फील आ रहा है बच्चों, तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, ये वाला फोर्स और ये वाला, ये दोनों चार्जेस सेम, बिल्कुल, डिस्टेंस इज एल, ये दोनों चार्जेस सेम, डिस्टेंस एल, दोनों की वजह से फोर्स सेम आएगा। और वो कितना आएगा मैं बता देता हूं, देखो पहले मैं मैग्नीट्यूड वाइज एफ सी बी निकाल देता हूं आपके लिए। ठीक है, एफ सी बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के एफ सी और बी, ये रहा एफ सी बी, के क्यू वन क्यू टू, मतलब क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस एल स्क्वायर। अगर मैं एफ सी ए की बात करूं बच्चों मैग्नीट्यूड की, तो ये कितना आएगा, ये भी सेम आएगा, एफ क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है, मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। और इन दोनों फोर्सेस को मैं एक नाम दे देता हूं, दैट इज एफ सी बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ सी ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ फोर्स। ठीक है, मान लिया। चलो तो इसको क्या बोल दूंगा, इक्वल्स टू एफ मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल्स टू एफ मैग्नीट्यूड वाइज। समझ आया। चलो डायरेक्शन तो मेरे को बतानी है। अब ये 60 डिग्री बना ही रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये रेड वाला जो है, इसको मैंने व्हाइट से कर दिया, एफ कॉस 60 डिग्री, और एक आएगा एफ साइन 60 डिग्री। बोलो समझ आया। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा फ्लो दिख रहा है। अब एक डायरेक्शन तो मेरे पास है ऑलरेडी एफ की, एक एफ कॉस 60 और आ गया, कितना है, एफ कॉस 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, तो मतलब एफ बाई 2, और एक नीचे की तरफ आ गया वाई की तरफ, जो कि एफ साइन 60 √3/2 एफ। ठीक है, तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर नेट फोर्स, इसका नेट फोर्स क्या लिखूंगा बताएगा कोई, एफ नेट वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं, f/2 प्लस एफ 3f/2 आई कैप प्लस √3/2 एफ जे कैप। बोलो समझ आया इतना। ये रहा आपका फोर्स का वेक्टर फॉर्म। कोई आपसे मैग्नीट्यूड पूछे इसका, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या निकाल के रख दिया आप, लो भाई मैग्नीट्यूड ही तो देखते हो आप लोग, डायरेक्शन थोड़ी देखना है, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लो। अंडर रूट ऑफ दिस कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 9/4, देखो 9/4 एफ स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3/4 एफ स्क्वायर, बाहर निकाल लो, एफ बाहर आ जाएगा, 4 का ये 2 बाहर आ जाएगा, तो f/2 और दैट इज अंडर रूट ऑफ 12। अंडर रूट ऑफ 12 कितना होता है बच्चों, 3, अंडर रूट ऑफ 12 कितना होता है, 2√3, यही होता है ना, 2 6 2 3, हाँ सही है, गलत मत बताओ, 2√3। ठीक है, तो ये एफ नेट जो निकल के आ रहा है मेरा, वो आ रहा है मेरा f√3, और इस f√3 को मैं यहां देखो क्या लिख रहा हूं, क्योंकि f की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई थी, जिसको मैंने इक्वल रखा था इनके एफ सी ए वगैरह के, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जैसे मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया मेरा, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन
एल स्क्वायर। बोलो इतनी चीज समझ आ रही है? इतने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं है भाई, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में वो भी सेम ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम एंड लेंथ सेम। इसकी वजह से होगा वो भी सेम होगा, और उसकी वजह से फिर हमने क्या किया, हमें एक्स और वाई कैप में आंसर चाहिए था, तो ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। ये तो ऑलरेडी एक्स में था, इसके मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, एक एफ cos 60 और एफ sin 60। वाई डायरेक्शन में केवल एक फोर्स था एफ sin 60, ये लिख दिया √3/2f, और इस डायरेक्शन में एफ ऑलरेडी था, इसका एक कंपोनेंट और आ गया f/2, वो ऐड हो गया। फिर क्या किया, आई कैप में मैंने ये लिख दिया दोनों को ऐड करके, जे कैप में मैंने ये लिख दिया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म उस नेट फोर्स का। और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैंने अंडर रूट करके निकाल दिया, कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं बच्चों, प्लस क्यू रखता हूँ, चलो यहाँ पर इसको प्लस क्यू रखते हैं। अब प्लस क्यू यहाँ पर रख देता हूँ, प्लस क्यू, ओके, एंड यहाँ पर अब रख लेता हूँ माइनस क्यू। क्या कोई फोर्स में अंतर आएगा? मुझे पहले ये बताओ, किसी चीज में अंतर आएगा तो बताओ। पूछ किसके लिए रहा हूँ? इसी वाले के लिए रहा हूँ। ये वर्टेक्स ए है, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है, ये चीज बार बार चेंज नहीं करूंगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी वाले पे फोर्स बताओ जो ए और बी की वजह से लग रहा होगा, क्या वो चेंज होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की जगह ऊपर हो जाएगी। ये एफ ऑफ सी बाई ए वाला चार्ज पार्टिकल सी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, एफ सी है। सेम बी वाला लगा रहा होगा कितना, एफ सी बी। तो यहां पर डायरेक्शन का अंतर पता है कितना आएगा, ये बस नेगेटिव का हो गया और वो पॉजिटिव का हो जाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। या माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। सॉरी, ये तो माइनस का ही था ऑलरेडी बच्चों, यहां पर मैंने गलती करी, सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, यहां माइनस, क्योंकि माइनस का जे कैप है ना, पक्का? ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा सिमिलर टू दिस आएगा, बट यहां पे डायरेक्शन चेंज होगा। देखो वेक्टर फॉर्म में दिखाता हूं, एक डायरेक्शन तो ऑलरेडी आपके पास है, ये एफ, इसका ये डायरेक्शन जो आपके पास है एफ, इसके क्या करूंगा मैं, तो कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल है 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये आएगा एफ cos 60 डिग्री और ये आएगा एफ sin 60 डिग्री। फिर क्या बचेगा, ये इस डायरेक्शन में आ गया एक, और ये आ गया, दो लोग आ जाएंगे, कितना, एफ प्लस 60 डिग्री f/2 और ये √3/2 f। तो यहाँ पर जो f नेट की वैल्यू आएगी ना बच्चों, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस एक चेंज आएगा, दैट इज डायरेक्शन, -3/2 f आई कैप प्लस √3/2 f j कैप। देख लो, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस, पहले क्या था, यहाँ प्लस या माइनस, कोई दिक्कत? पक्का? चलो, प्लस माइनस चार्जेस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो जरा, अगर मैं सारे चार्जेस माइनस कर दूं बच्चों तब क्या होगा, सारे चार्जेस माइनस कर दूं मैं ऐसे, इन सब के बीच की डिस्टेंसेस अभी भी इक्वल है, ये एल, ये एल, ये एल, इसमें भी ये एल 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 थे, ठीक है, ये बार बार नहीं लिखूंगा। चलो, तो यहां पर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया वर्टेक्स। तो यहां पर कोई, अगर मैं इससे फिर पूछूं कि सी वाले पे बताओ ए और बी वाले चार्ज पार्टिकल्स कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, चेंज होगा? सच बताना, अभी भी तो रिपेल ही करेंगे, एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं आगे। इसको आगे कैसे बढ़ाएं, मैं मान लेता हूं एक स्क्वायर मान लेता हूं, प्लस क्यू चार्ज एक ये रहा, एक प्लस क्यू चार्ज मेरा ये रहा, एक प्लस क्यू चार्ज मेरा ये रहा और एक प्लस क्यू चार्ज मेरा ये रहा। ठीक है, डन है। चलो, तो इनको क्या करूंगा मैं, लाइन ज्वाइन कर दूंगा। ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर है, मैंने इसको स्क्वायर मान रखा है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर है ये, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी एल है, ठीक है, और इसकी लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है। बनाना पड़ गया, बना दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये ना बच्चे पागल हो जाएंगे, कहेंगे सर कितना एल 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 बना दिया है, एल 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 बना दी। चलो यहीं से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, हाँ अब मैं यहाँ क्या पूछने वाला हूँ, ये वर्टाइसिस वही सेम, ऐसे मान लो ए, ये बी बोल दिया मैंने, ये सी और डी, हमेशा मैं सी वाले पे ही पूछने वाला हूँ। बताओ सी पे नेट फोर्स कितना लगेगा इन तीनों चार्जेस की वजह से। सिंपल सी तरीका, पहली बात ये बताओ कितने फोर्सेस लगेंगे। एक तो बी वाला लगाएगा कहाँ, नीचे, कोई बात नहीं, एफ सी बी,
ये कितना लगाएगा, इस साइड लगाएगा आई कैप में, इसने माइनस जे में लगाया, इसने आई में कितना लगाया, एफ सी डी। ठीक है, और एक चार्ज और बच गया बच्चों, यहां एक नई चीज आ गई, क्या, ये वाला चार्ज भी तो लगाएगा, और ये कितना लगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, यही लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। इसको मैं वाइट से बनाता हूं, ठीक है, ऐसे। तो इस चार्ज का और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, कुछ ये डिस्टेंस है, ये हमें निकालना पड़ेगा, इसको अपन निकाल लेते हैं, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलो इसके लिए कितना फोर्स लगेगा ये तो लिख दो पहले, सी ए। अब सुनना, ये वाला फोर्स जो लग रहा है और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल होंगे, सच बताना, ये दोनों चार्जेस सेम है, ये दोनों चार्जेस सेम है, इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे। ये फोर्स कितना होगा वो आप निकाल लोगे, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, चलो ठीक है अपन निकाल लेते हैं। मैं क्या बोलता हूं, एफ सी डी कितना आएगा, देखो पहले ये निकालो, एफ सी डी का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आया, एफ सी डी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, मैंने इस फोर्स को एफ नाम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने निकाला एफ सी बी, ये वाला एफ सी बी, ये कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, वो भी आया के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसको मैंने एफ बोल रखा है, कोई बात नहीं। अब मैं निकालूंगा एफ सी ए, एफ सी ए कितना आएगा बच्चों मेरा, निकालो, के क्यू क्यू दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दो अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या लोगे, आर क्या लोगे, सच बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आर क्या लोगे, आर लोगे ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज रूट टू एल। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को इसमें दिक्कत है तो मुझे बताओ, मुझे बताओ इसमें किसी को भी दिक्कत है। दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन लेना है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, इनका तो एल था तो एल एल आ गया, इनका क्या है रूट टू एल, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा वो ध्यान से देखना, रूट टू एल का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, कितना बच रहा है बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को एफ बोल रखा है, दैट इज एफ बाई टू। बोलो ठीक है, पक्का, चलो ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता लगा, ये फोर्स है मेरी एफ, ये फोर्स है मेरी एफ बाई टू, और ये फोर्स है मेरी एफ। वेक्टर सम कर दें, वेक्टर से सॉल्व कर दें, एक फोर्स नीचे एफ, एक फोर्स इधर एफ, और एक बीच में लग रही है वो की है एफ बाई टू। ठीक है, चलो तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को एक्स और वाई में बताना है, मतलब आई कैप या जे कैप में बताना है, तो ये तो ऑलरेडी है, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लूं, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री स्क्वायर है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट क्या जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, एफ बाई टू कॉस 45 डिग्री, और एक यहां आ जाएगा एफ बाई टू साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका नेट क्या बनेगा बच्चों, नेट क्या बनेगा, एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा मेरा, एक्स के अलोंग आएगा एक कितना, एफ प्लस एफ बाई टू कॉस 45, कॉस 45 वन बाई रूट टू, तो एफ बाई टू रूट टू, तो एफ प्लस एफ बाई टू रूट टू, ये होगा मेरा आई कैप प्लस, और इसका क्या हो जाएगा एफ प्लस एफ बाई टू रूट टू, ये हो जाएगा मेरा जे कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका अंडर रूट और ये इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आई ये चीज, समझ आई कि नहीं, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे, प्लस क्यू, एक प्लस क्यू ले लेता हूं, यहां प्लस क्यू ले लेता हूं, यहां माइनस क्यू कर देता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपके सारे क्वेश्चंस की, जरूरी है। ठीक है, चलो, और सारी डिस्टेंसेस एल हैं, सबकी डिस्टेंसेस एल है, बोल दिया पहले ही। तो बताओ इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, कितना लगेगा बताओ, कुछ अलग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इस बार ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में एफ, इस डायरेक्शन में करेगा अट्रैक्ट एफ, एफ, और ये इसको यहां बुलाएगा कितने से एफ बाई टू, बस डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे, ये प्लस प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और बताओ बच्चों जल्दी से, अगर मैं मानो एक ट्राइंगल में तीन चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू, ये भी प्लस का क्यू और ये भी प्लस का क्यू, ठीक है। तो मुझसे ये पूछा गया है
अगर मैं इनके सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं, स्मॉल प्लस क्यू, ठीक है, दिख रहा है सबको, स्मॉल प्लस क्यू, चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। आ जाओ अगले पेज पे बनाते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक कोने पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, दूसरे कोने पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, तीसरे कोने पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। उसके बाद और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, सारी साइड्स एल 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 लेंथ की है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसके बाद एक मैंने चार्ज पार्टिकल लाया प्लस क्यू चार्ज का और इसको मैंने इनके सेंटर पे लाकर रख दिया। मैंने बोला इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स बताओ कितना होगा इन तीनों की वजह से, बताओ कितना होगा। कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। अरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। ये इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, ये फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा। तीनों इक्वली अपोजिट लगेंगी और सबकी सब कैंसिल हो जाएंगी, ये चार्ज पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा। दैट मीन्स दिस चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ आया क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा होमवर्क से पहले। इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। चलो इस पे मैंने एक चार्ज सेंटर पे रख दिया प्लस क्यू और पूछा, सारे पॉजिटिव, और पूछा इस पे बताओ, ये अपना स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर है, सारी लेंथ बराबर है, ठीक है। मैंने पूछा कि यहां पर बताओ कि इस बीच में जो चार्ज पार्टिकल रखा है पॉजिटिव का प्लस क्यू, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पे नेट फोर्स कितना है, कितना लगेगा बताओ। ये चार्ज इसको बोलेगा कि भाग यहां से, ये चार्ज बोलेगा भाग यहां से इस डायरेक्शन में, ये बोलेगा तू इधर भाग। लेकिन एक चीज तो भूल गए सर आप, क्या, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तो सारी बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, a/2, ये डिस्टेंस भी a/2, तो ये कितनी हो जाएगी, a²/4 प्लस a²/4 का अंडर रूट, 2a²/4, a/√2, ये डिस्टेंस हो जाएगी a/√2, ये भी a/√2, ये भी a/√2 और ये भी a/√2। इसका मतलब सारी डिस्टेंसेस तो सेम है और चार्जेस q प्लस q और कैपिटल का बड़ा Q, तो फोर्स तो हर बार बच्चों यही आने वाली है, k q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज a²/2। फोर्स तो हर किसी के लिए सेम है, तो इसका मतलब ये इसको धक्का यहां देगा तो ये इसको यहां देगा, दोनों के अब कैंसिल हो गई। ये इसको यहां फेंकना चाहेगा तो ये इसको यहां कैंसिल हो गई, ये भी अपना इक्विलिब्रियम में। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसको करिए, जरूरी है, और इसको बताना। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कितना आ रहा है, ठीक है। और किसके फॉर्म में बताना है मैं बताता हूं आपको। अभी ये प्लस क्यू चार्ज रखा मैंने यहां, एक यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां एक माइनस क्यू चार्ज रखा, यहां एक माइनस क्यू चार्ज रखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा सेंटर में, एंड दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड L, ठीक है। अब बाकी आप करोगे, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड L है, सेंटर में मैंने प्लस क्यू रखा है, बोल रहा हूं सेंटर में मैंने प्लस क्यू रखा है। अब मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में, व्हाट इज दी नेट फोर्स, ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन चार्ज Q प्लस Q, ये रहा आपका क्वेश्चन। बताएगा कोई बच्चा, इसको कमेंट सेक्शन में बताना, इसको अगले क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई हो तो अपन आगे बढ़ाएं अपने चैप्टर को। चलो देखो भाई, अगला टॉपिक भी आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा, एक नंबर मजा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे बताना है मैं आपको ये बता देता हूं सबसे पहले, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर हम फोर्स पूरी कैसे लिख सकते हैं यहां पर, है ना। देखो अब मैं बताता हूं कैसे बताना है। देखो इन दो के बीच की फोर्स को मान लेना F, ठीक है, इन दोनों के बीच की लगने वाली फोर्स को आपको F मानना है। ये वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मान लो ये लाइन ज्वाइन में कर देता हूं यहां पर ऐसे, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलो ये एक स्क्वायर है, ये फोर्स, ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस फोर्स को मैं F मानूंगा और ये F फोर्स क्या होगी,
लिख देता हूं के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, इसका अगर मैं यहां से एक डिवाइडर डालूं तो ये होता है a/2, ये भी होगा a/2, तो ये क्या हो जाएगा a²/4 प्लस a²/4, 2a²/4, a/√2। ये डिस्टेंस हो गई a/√2, दैट इज a²/2। इस फोर्स को आपको F मान के काम करना है, ठीक है, इस फोर्स को आपको F मानना है एंड इसके तरीके से जो भी आंसर है आपको बताना है। मान लो आपका टोटल आंसर आ रहा है √3/2F, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है √3/2, ना कि चलो F भी लिख देना। चलो तो मैं इस चीज को F मानूंगा, 2kq अपॉन a² को F मानूंगा और ऐसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। देखो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है और ये बढ़िया चीज है। देखो इनने क्या बोला है वो समझो। इन्होंने बोला कि मान लो एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे पास ज्यादा चार्ज है, कितना मान लो 16Q मान लो बच्चों, चलो ठीक है, 16Q चार्ज है और इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स डिस्टेंस है L। कितनी है L, चलो इसकी डिस्टेंस बोल दी मैंने L। हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों वो सुनो। हमसे ये बोला जा रहा है कि हमें अब एक चार्ज रखना है इन दोनों के बीच में जिसकी वैल्यू है प्लस का Q। इन दोनों के बीच में एक चार्ज रखना है, या कहां रखूं, दोनों छोड़ दो, चलो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, इस लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं लोग, कोई दिक्कत। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स यही तो है वो लाइन, ठीक है। वो हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ये बताइए कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को कहां रखूं जहां पे वो चार्ज मेरा स्टेबल रख जाए, जहां पर चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, मींस जहां पर चार्ज पर नेट फोर्स 0 लग रही हो। मैं ऐसी कैसी जगह रखूं इस प्लस चार्ज को कि ये अपनी जगह पे रखा रह जाए, ठीक है। अब पहली बात सुनो, एक चीज और सुन लो यहीं पर। एक चीज बताओ बच्चों, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या मैं तीसरा पॉजिटिव चार्ज यहां रख सकता हूं? अगर मैं तीसरा पॉजिटिव चार्ज यहां रखता हूं, यहां, तो क्या कभी ये रुका रहेगा इस जगह? नहीं रहेगा। पूछो क्यों? ये चार्ज भी इसको यहीं भेजेगा और ये चार्ज भी इस पे फोर्स यहीं लगा रहा होगा, दोनों फिर इस डायरेक्शन में ये भाग जाएगा, यहां से रुकेगा नहीं कभी। सेम अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटाकर अगर मैं इस डायरेक्शन में रख दूं बच्चों, यहां प्लस क्यू, तो इस पे ये चार्ज भी इधर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी इधर फोर्स लगाएगा, अभी भी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ये रुकेगा कब भैया, मेरे को बताओ रुकेगा कब? मेरे को एक ही कंडीशन में दिख रहा है, जब इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं रख दूं, मुझे नहीं पता कहां, लेकिन इनके बीच में मान लो यहां रखा, उससे क्या होगा, ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स 0 हो जाएगा और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही वो रुक सकता है। सेम कंडीशन फॉर नेगेटिव चार्जेस। तो अगर बीच में पॉजिटिव चार्जेस हैं और अगर आपको इसमें पॉजिटिव चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है तो इनके बीच में ही रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन चार्जेस हमारे दोनों प्लस और माइनस रखे हुए हैं अगर, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। इस केस में देखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू के केस में देखो बच्चों, प्लस क्यू और माइनस क्यू के केस में देखो, आ जाओ। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में मैं बोल रहा हूं इनके लाइन जॉइनिंग पे मेरे को एक प्लस का चार्ज रखना है, तो कहां रखूं जहां से नेट फोर्स मेरी 0 हो जाए? यहां रखूंगा अगर बीच में, मान लो यहां रख दिया मैंने प्लस क्यू, तो इसको जो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा, तो ये रुकेगा अपनी जगह? नहीं रुकेगा, भागता चला जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चार्ज को कहां रखना पड़ेगा बच्चों? कहीं ना कहीं मुझे इस चार्ज को या तो इस साइड रखना पड़ेगा या इस साइड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुनो, अगर मान लो मैंने इस साइड रख दिया प्लस क्यू, तो ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला खींचेगा, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स 0 हो सकता है। और अगर यहां भी रख दिया मैंने तो भी सेम कंडीशन है, ये नेगेटिव वाला खींचेगा और पॉजिटिव वाला धक्का देगा। तो हमें ऐसी जगह रखना है जहां से दोनों फोर्स कैंसिल हो रही हो। समझ आ रहा है? हाँ। अब यहां समझो इस चीज को, आ जाओ बच्चों,
तो सुनो, अब मेरे को क्या करना है, एक प्लस क्यू चार्ज रखना है इन दोनों के बीच में, और ऐसी जगह रखना है जहां पर नेट फोर्स 0 आ जाए, मतलब वो चार्ज रखा रह जाए। यहां रखूंगा तो रुकेगा नहीं, रुकेगा, ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, भाग जाएगा। यहां रखूं तो चलेगा, ये चार्ज भी से धक्का देगा, ये चार्ज भी से धक्का देगा, चला जाएगा, नहीं रुकेगा। मतलब इन बीच में कहीं ना कहीं रुक सकता है, क्योंकि अगर मैंने यहां रख दिया तो ये भी इसे इधर धक्का देगा और ये भी इसको इधर धक्का देगा। ये रहा चार्ज इन दोनों के बीच में, 16 क्यू वाला यहां फेंकेगा, क्यू वाला यहां फेंकेगा, तो कहीं ना कहीं रुकने के चांसेस हैं। अब सुनो मेरी बात, यहां पर यहां क्या होगा बच्चों, यहां एक चीज होगी कि यहां पर हमको ये सोच के रखना है कि चार्ज कहां हो सकता है, वो कहां रुक सकता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर मान लूं कि मेरा चार्ज प्लस क्यू यहां पर है, प्लस क्यू मेरा यहां पर है, तो क्या ये बात पॉसिबल है? बच्चों मेरे हिसाब से तो नहीं है। पूछो क्यों? यार ये ऑलरेडी ताकतवर है यार, ये ऑलरेडी ताकतवर है यार। 16 क्यू चार्ज मजाक है क्या? 16 क्यू चार्ज मजाक है क्या यार? इसका क्यू चार्ज है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, इसका एक लॉलीपॉप है, इसका 16 लॉलीपॉप है, ये फेंक फेंक के मारेगा इसमें। समझ रहे हो मेरी बात? सुनो, ये ऑलरेडी ताकतवर इंसान है और ये ऑलरेडी ताकतवर नहीं है, और ऊपर से आपने क्या कर दिया, इन दोनों की डिस्टेंस को कम पे रख रहे हो और इनकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या ये यहां पर रुकेगा? नहीं। क्यों? मैं बताता हूं आपको एक चीज, सुनना बस। इस पे जो फोर्स लगाएगा ये चार्ज 16 क्यू वाला F बाई 16 क्यू यहां लिख देता हूं, और एक ये लगाएगा इस पे ये F बाई 1 क्यू की वजह से चार्ज इस पे लग रहा है। क्या आपको फील आ रहा है कि यहाँ पर F16 क्यू की वजह से जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा F1 क्यू की वजह से? एक तो इनके बीच की दूरी कम है, फोर्स और ज्यादा, ऊपर से चार्ज बढ़ा और ज्यादा। इनके बीच की दूरी वैसी बढ़ा दी आप लोगों ने और चार्ज वैसी कम है इसका प्लस क्यू, तो इसका फोर्स तो वीक होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यहां से मुझे कहीं ना कहीं फील आ गया कि भैया चार्ज जो रखा जाएगा वो यहां नहीं रखा जाएगा, वो कहां रखा जाएगा? छोटे वाले के पास रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? छोटे वाले के पास। तो यहां मैं कहीं प्लस क्यू का चार्ज रखूंगा। इससे फायदा देखो, इससे फायदा देखो, ये तो ऑलरेडी ताकतवर था, हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस बढ़ाकर इसका फोर्स कम कर दिया। ये कमजोर था लेकिन इसके पास आकर हमने इसका फोर्स बढ़ा दिया, बिकॉज फोर्स इज द थिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q1 Q2 पे भी डिपेंड करता है और फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो जिसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है उनकी डिस्टेंस ज्यादा कर दो, जिससे फोर्स उसके बराबर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कम हो रहा है। समझ आया? अब यहां पर मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, कितनी दूरी पर है वो हमें नहीं पता, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर मेरा एक कैपिटल प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? L माइनस एक्स। ठीक है, तो इस पे ये कितना फोर्स लगा रहा होगा? इस डायरेक्शन में कुछ लगा रहा होगा और ये इस डायरेक्शन में कुछ लगा रहा होगा। समझ गए? ठीक है, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। तो B वाला चार्ज, इस पे जो B वाले की वजह से फोर्स लग रहा होगा वो FB ये होगा, और इस पे जो A वाले की वजह से लग रहा होगा FA ये होगा। और जबकि ये इक्विलिब्रियम में है, क्या बोल रहा हूँ, प्लस क्यू कैपिटल चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम नाउ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, FA इज इक्वल्स टू FB। बोलो सही है, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो यहां पर क्या लिख दोगे, FA की जगह K Q1 प्लस Q ले लेते हैं, Q2 A वाले की बात कर रहे हैं ना, A वाला ये है, प्लस Q, एक चार्ज तो ये, दूसरा चार्ज ये, Q अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू K, दूसरे वाले B की वजह से चार्ज कितना है 16Q, और लग किस पे रहा है Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज समझ आई? पक्का समझ आई? चलो, तो यहां से तो चीज सॉल्व हो गई। देखो K Q Q, K Q Q कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, यही बचा। L माइनस एक्स को ऊपर ले गया, अपॉन एक्स लिख दिया, पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ से एक बार प्लस का साइन ले लो, तो L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4x, दैट इज x इक्वल्स टू L अपॉन 5,
और एक बार L माइनस एक्स अपॉन एक्स को -4 ले लो। -4 लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज कितनी आएगी बच्चों, -4x प्लस हो जाएगा -3x इज इक्वल टू L, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -L/3। अब यहाँ पर दो वैल्यूज निकल के आ गई। अब क्या करें, दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक -L/3 और एक L/5, कौन सी सही होगी। सुनो, इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं, किस में, इसके अंदर। कैसे रखोगे, ये बोल रहा है ये फोर्स इसके बराबर होगी, तो L माइनस एक्स, अगर x की जगह मैं L/5 रखूंगा तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/5 रखो, 4L/5, 4L/5 मतलब कहीं ना कहीं यहां आएगा, यहां चार्ज, यहां से यहां 4L/5 हो सकता है। लेकिन अगर मैं -L/3 रख दूं तो ये फोर्स कितना आ रहा है, FB कितना आएगा, FB कितना आएगा फिर बताओ, F मतलब K 16Q Q अपॉन L माइनस ऑफ -L/3, दिस इज L प्लस L/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4L/3, 4L/3 कितना होता है 1.33L, दैट इज L से कुछ बड़ा। और अगर L से कुछ बड़ा है तो इसके अंडर में चलते मतलब हो जाएगा चार्ज मेरा कहीं ना कहीं यहां है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा मेरा L/5, ना कि मेरा L/3 होगा। बोलो समझ आया, ये चीज समझ आई पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो इसके ऊपर, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक मान लो यहां पर मेरा +Q चार्ज है और यहां पर मान लो मेरा माइनस, कितना मानोगे बोलो, 4 ले लें, -4Q चार्ज है, ठीक है, -4Q ले लो। अरे Q दूसरा बना दो, -4Q, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, एक प्लस का एक माइनस का जानबूझ के दे रहा हूं। अब चार्ज आपको बाहर रखना पड़ेगा, अब चार्ज आपको बाहर रखना पड़ेगा। ये माइनस का 4Q है और ये प्लस का Q है, ठीक है। अब आपको चार्ज बाहर रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा समझ गए, अंदर तो नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता, ये भी इधर फोर्स लगाएगा और ये भी इधर लगाएगा, ठीक है। अब बाहर कहाँ रखोगे वो सोचो, बाहर कहाँ रखोगे बच्चों, इनकी बीच की दूरी तो L है, ठीक है। बाहर में अगर यहां रखूंगा तो चलेगा, प्लस का Q चार्ज, यहां रखूंगा तो चलेगा क्या, हाँ सर चल जाएगा। पूछो कैसे, सर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, चार्जेस का प्रोडक्ट, तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा कर दो तो फोर्स बराबर हो जाएगा, इसके पास रख दो, जो ज्यादा गरीब है, जिसकी ताकत कम है उसके पास चार्ज को लाके रख दो, ठीक है, इसके पास लाके रख दिया, ठीक। अब ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x और ये ऑलरेडी मेरे पास L थी, ठीक है। तो इस टाइम पर ये है मेरा A, ये है मेरा B, तो इस चार्ज पे जो A की वजह से फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, और B वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, FB। नाउ FA इज इक्वल्स टू FB, तो क्या लिखोगे आप यहां पर, FA की वैल्यू क्या लिखोगे, K, FA की बात करो, इन दोनों की बात करो, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू FB की बात करोगे तो इन दोनों की बात करो, Q 4Q अपॉन R स्क्वायर, नहीं R नहीं, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L प्लस एक्स। यहां पर माइनस साइन मत रख देना बच्चों, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत। यहां पर मैं ऑलरेडी वेक्टर साइन दिखा चुका हूं, देखो इसको भी छोड़ो, आपको यहां से मत करो। अब मैं देखो तुम्हें जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, मैं समझ गया, रुको 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 रुको, यहीं तुरंत क्लियर करेंगे। एक्चुअली मैं Q क्या है मेरा, Q प्लस Q चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, बोलो हाँ बोलो जल्दी, इसको क्लियर कर लो जल्दी। दैट मीन्स F नेट ऑन प्लस Q इज 0, बोलो सही है। नेट फोर्स बताओ उस पर, नेट फोर्स क्या होगा, FA माइनस FB या FB माइनस FA कर दो, क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो क्या बोलोगे, FA वेक्टर या नेट फोर्स 0 कर दो। चलो नेट फोर्स मतलब उस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है वो 0 कर दो, F नेट 0 कर दो। F नेट इस पे कितना लग रहा है, FA माइनस FB कर दूं या ये फोर्स 0 होगा, कौन सा फोर्स, कोई सा भी ले लो, FA माइनस FB कर दो, चलो इज इक्वल्स टू 0। FA कितना है, FA कितना है, अब आपको साइन
रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा। अरे वेक्टर में खेल रहे हो ना, वेक्टर में खेल रहे हो तो कोई दिक्कत है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से इस पॉजिटिव पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका फील कर लो, समझ आ रहा है? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, समझ आया? चार्ज के साइन से केवल हमें यह पता लगता है कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो एफ ए कितना लिखोगे आप? ए की वजह से वही के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू, और क्यू कितना? 4q अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखोगे? एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4k अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो या मैं करूं? चलो मैं कर देता हूं, इसको कैंसिल कर दो, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक बार प्लस का साइन ले लो तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू एल आ जाएगा, और एक बार माइनस का साइन ले लो तो कितना आ जाएगा? एल प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू माइनस l/3। चेक करने का बड़ा सिंपल सा फंडा। क्या फंडा है? दूसरे वाले चार्ज से देखो डिस्टेंस क्या है? l प्लस एक्स, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज्यादा पे रखा गया है, करेक्ट? रख के देख लो एफ बी कितना आ रहा है, एफ बी को हम चेक कर लेंगे, दैट इज 4k अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां पर l प्लस एल कर दूं, l प्लस एक्स, एल जो मेरी ये वैल्यू आई है, तो वो तो 2l हो जाएगा। इसका मतलब सही है, l प्लस जो x है मेरा l है, मतलब दूर है चार्ज, इस साइड है लेफ्ट साइड, और यहीं मैं माइनस l/3 रख दूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? l माइनस l/3 दैट इज 2l/3 दैट इज लेस देन l। ये l से भी छोटी है, ये वैल्यू जो है वो l से भी छोटी है, और l से छोटी का मतलब वो चार्ज कहीं ना कहीं यहाँ है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये वैल्यू गलत हो जाएगी और ये वैल्यू सही हो जाएगी, ये वैल्यू गलत हो जाएगी और ये वैल्यू सही हो जाएगी। बोलो समझ आया? इतनी चीज क्लियर है? पक्के से क्लियर है? मजा आ रहा है? चलो, इतनी चीज जब आपको क्लियर है तो हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, देन यहाँ पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, जो कि है टाइम पीरियड ऑफ चार्ज परफॉर्मिंग एसएचएम। वेरी इंपॉर्टेंट और मजा आने वाला है। देखो, यहाँ सीबीएसई वाले बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगा यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि एसएचएम कैसे इंक्लूड हो रहा है इसमें, अब आप देख सकते हैं। देखिए, मेरे को ये बताते हुए बड़ा मजा आने वाला है कि कैसे एसएचएम इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज परफॉर्मिंग एसएचएम। अब मेरी एक बात सुनो बच्चों, मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है मैंने, ये रहा मेरा प्लस क्यू चार्ज, और मैंने एक और प्लस क्यू चार्ज ही रख दिया है यहाँ पर, दोनों इक्वल चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लूं बच्चों? इसको मैं लाइन जो है ऐसे ही कर देता हूं वाइट से, ये लो। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली है 2r। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, ये 2r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मेरे को चार्ज रखना है Q0। ठीक है, एक चार्ज रखना है मुझे Q0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r। इन दोनों के बीच में मुझे एक चार्ज रखना है Q0 चार्ज, और कैसे रखना है? जहां पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो। तो क्या आपको एक चीज फील आ रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इस चार्ज के लिए कहां होगी? बिल्कुल सेंटर पे होगी कि नहीं होगी? प्लस Q0 चार्ज, प्लस Q0 चार्ज मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, अभी चार्ज कहीं जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना आपको समझ आ जाएगा, जब सेंटर पे रखा है तो ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, इन दोनों की लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? देखो यहाँ लिख दूं k Q0 अपॉन a स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी k Q0 अपॉन a स्क्वायर। बोलो दोनों सिमिलर हैं, सेम है, तो चार्ज कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। चलो अब सुनो, क्या ये चार्ज एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? क्या चार्ज ऑसिलेशन करेगा? एसएचएम तो चलो छोड़ दो दूर की बात, क्योंकि एसएचएम तो ऑसिलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, क्या ये चार्ज ऑसिलेशन करेगा? उसका एक तरीका होता है। पहले तो ये बताओ कि एसएचएम करेगा कि नहीं, या ऑसिलेशन करेगा कि नहीं। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं,
चार्ज पार्टिकल जहां पर है पहले तो उसको वहां देख लो, ठीक है, उस पोजीशन पे उसको रख दिया, पहले मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रख दिया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये चार्ज क्या करेगा ये आप मुझे बताओ, आप फील लेना, फील। मान लो इस चार्ज को उठा के मैंने हल्का सा यहां कर दिया, तो क्या इस चार्ज की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं? देखो मैं बोलता जाऊंगा, उस पर भी ध्यान रखना, बोर्ड पे भी ध्यान रखना। ये मैंने ए बोल दिया, ये बी बोल दिया। क्यू नॉट चार्ज को मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया, क्या बी वाले पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स बढ़ जाएगा इस पे कि नहीं? और क्या ए वाले की वजह से कम हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्या नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये ज्यादा लगाने लगेगा, ये कम लगाने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, कहां देगा? इधर। जब ये इसको धक्का देगा तो जब ये सेंटर पे आ जाएगा तो क्या ये अपनी जगह पे रुकेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं से चीज ऐसी होगी, जैसे ही मैं इस चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस करूंगा फिर ये फोर्स की वजह से यहाँ आएगा, यहाँ रुकेगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आ गई, फिर वेलोसिटी लेके आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पे धक्का इस जगह लगने लगेगा, फिर जाके एक जगह रुकेगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे ये ऑसिलेशन करने लगेगा। अब ऑसिलेशन कर रहा है ये तो मैंने आपको फील करा दिया, लेकिन क्या ये एसएचएम कर रहा है वो करवाना है अपन को प्रूफ। अब वो कैसे कराएंगे, उसकी कंडीशन क्या थी बच्चों? देखो 3 कंडीशन बताई थी टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन देखनी है उसकी, यही बताई थी कि नहीं? अगर किसी ने मेरे से क्लास 11 पढ़ी है तो देख लो। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी थी सबसे पहले, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने के बाद इक्वेशन लिख लेनी थी, ठीक है, एंड राइट द इक्वेशन, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना था बच्चों मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद? नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल by x and write the new f net। उसके बाद क्या करते थे बच्चों? अब इस एफ नेट को के एक्स के फॉर्म में, एफ नेट जो आया है आपका इसको माइनस के एक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, वेयर के इज दी नॉट दी स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होता था हमारा एसएचएम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी इक्वल जब हो जाता था जब स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग का केस लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा एसएचएम का कांस्टेंट है। अगर एफ नेट हमारा माइनस के एक्स के फॉर्म में आ गया है दैट मीन्स हमारा काम हो गया, फिर हम टाइम पीरियड निकाल देंगे, दैट इज इक्वल्स टू, फिर तो मैं अभी करके दिखा दूंगा कंपेयर करके। ये 3 चीजें कर सकते हैं। चलो ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, बिल्कुल बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूं, मेरा काम बन जाएगा। अगले वाले पेज पे कर दूं? बिल्कुल कर दो सर। तो मेरे पास 2 चार्जेस थे, अरे मेरा कलावा कोई दिक्कत नहीं है, कलावा भी नहीं मान रहा है। चलो ये क्या हो गया भाई मेरे, ओके चलो यहीं कर लेते हैं, ये सारी चीजें पता लगी। चलो तो यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं अब, और यहीं पर हम जल्दी से कर देते हैं, आगे वाली स्लाइड ऐड करने में टाइम लग जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि ऑप्स वाले भैया भाग गए हैं चलो आ जाओ। तो ये चीज आपको समझ आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे थोड़ा सा वीडियो पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ जाएगा। चलो तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको हल्का सा यहां से x दूरी पे डिस्प्लेस कर देता हूं, इसको x दूरी पे डिस्प्लेस कर दिया यहां पर, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। अब मुझे एक चीज और बता दो इसी में जल्दी जल्दी, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी बच्चों? ये अगर a है, ये x है, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगी, बिल्कुल। और अगर ये a है, ये x है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a प्लस एक्स, यहां तक की, ठीक है। चलो अब हमारी जो नई नेट एफ नेट आएगी कब? जब मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस एक्स कर दिया, तो कितनी आएगी? न्यू एफ नेट। एफ नेट जो आएगा वो कितना आएगा? इसकी वजह से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। देखो मैं यहां बना देता हूं, इस डायरेक्शन में एफ बी, और एक लगाएगा एफ ए इधर, लेकिन एफ नेट जो होगा ना वो होगा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, पक्की बात है, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा हो गया होगा, इसके पास आ गया है वो, करेक्ट। चलो एफ बी कितना होगा बताएगा कोई मेरे को? एफ बी, ये तो मेरा एफ नेट चल रहा है ना, ठीक है,
अभी आखिरी में आपको माइनस का भी एक खेल बताना है, सुनना मेरी बात अच्छे से। एफ बी कितना होगा पहले ये बताओ। एफ बी होगा सर बी वाला जो लगा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज पे बी वाला कितना लगा रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज पे ये बी वाला कितना लगा रहा है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एफ ऑफ ए कितना लगा रहा है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो इतनी चीज समझ आई, पक्का। चलो अब इसके बाद क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा नॉर्मल। अब कुछ बचा इसमें, नहीं बचा। के क्यू क्यू नॉट और इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे इलेबोरेट करते हैं अपन, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो बोर्ड पर जगह कम बचेगी इसलिए 3 पार्ट में कर देता हूँ। यहाँ पर एफ नेट आ जाएगा बच्चों मेरा के क्यू क्यू नॉट और ये कितना बचेगा, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना कितनी बढ़िया चीज बन रही है। इसका स्क्वायर खोलो बच्चों, जरा खोलो। ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। इसका लिखो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax होल अपॉन a माइनस एक्स और a प्लस एक्स कितना होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है। बोलो समझ आया। चलो काटा पीटी देखो, काटा पीटी देखो, ये a का माइनस के से गया, ये x माइनस के x से गया, तो मेरे पास एफ नेट कितना बचेगा। और सुनो एक चीज और, ये हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया है बहुत छोटा किया है। x इज वेरी 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 लेस देन 2a, वेरी वेरी लेस देन 2a। a क्यों, इनके बीच की दूरी, ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। मान लो ये पॉइंट में वैल्यू है 0.02 मान लो, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.00004, राइट। और उस पूरी क्वांटिटी में भी फिर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को हम क्या कर देंगे बच्चों, टेंड्स टू 0। तो यहां से मेरी जो एफ नेट बन के आ रही है वो कितनी आएगी, एफ नेट 2ax ऐड हो जाएगा 4ax के क्यू नॉट अपॉन a की पावर 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर आ जाएगा ये 0, a स्क्वायर का स्क्वायर 4। यहां से एक मेरा कैंसिल होगा, ये बचेगा 3। एंड जो एफ नेट अब मेरी आ रही है, जो निकल के आ रही है वो आ रही है एफ नेट इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों कितना आ रहा है 4k क्यू नॉट अपॉन a क्यूब x। अब ये मेरी f इक्वल्स टू kx के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन माइनस kx नहीं है। अपन ने एक चीज यहां छोड़ी थी जो मैंने अभी आपको बोला कि मेरे को बतानी है आपको, वो चीज यही थी बच्चों, हमने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां किया, पॉजिटिव x में। नेट फोर्स कहां लग रहा है, एफ बी माइनस एफ ए, मतलब इधर लग रहा है नेट फोर्स। तो क्या मैं यहां पर एक चीज बोल सकता हूं, ये माइनस का साइन आएगा, मुझे एक्चुअली में यही माइनस लगा देना चाहिए था, ऐसे करके ब्रैकेट में और माइनस। पूछो क्यों, सॉरी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने अगर यहां किया है तो मेरा इस डायरेक्शन में क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में मेरा नेट फोर्स आएगा। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा फोर्स है, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। चलो तो यहां से मेरा माइनस साइन आ गया। नाउ यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन टू एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्या आपको दिख रही है, तो अगर इस चीज को कंपेयर कर पा रहे हो तो इसको अब मैं यहां एक चीज लिख दूं, यस अगर इस चीज से कंपेयर हो गई है, यस 4k क्यू नॉट अपॉन a क्यूब एक कांस्टेंट है, x के फॉर्म में आ रही है, दैट मींस चार्ज इज परफॉर्मिंग SHM। ये चीज क्लियर रखो अपने दिमाग में, चार्ज SHM कर रहा है। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एफ नेट की जगह ma कर दो, इज इक्वल्स टू माइनस 4k क्यू नॉट एक्स अपॉन a क्यूब। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a इक्वल्स टू
ये m क्या है बच्चों, चार्ज का मास है। m क्या है बच्चों, चार्ज का मास है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a इक्वल्स टू -4k क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब इंटू एक्स। नाउ कंपेयर दिस a इक्वल्स टू -ω² x। तो यहां से आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बच्चों, ओमेगा की वैल्यू आ गई √4k क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब। तो यहां से ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, कोई बताना चाहेगा। ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो ओमेगा की जगह 2π/t रखोगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2π √m a क्यूब होल अपॉन 4k क्यू नॉट। बच्चों बोर्ड की दिक्कत हो गई थी, कोई टेंशन नहीं, हम जो चाहते थे वो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, ओमेगा क्या होगा 2π/t, 2π ऊपर t नीचे, इधर t जाएगा, ये ma के ऊपर ये नीचे आ जाएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, किसी को कैसी भी दिक्कत हो तो बताओ। चाहूं तो ये 4 को बाहर निकाल के काट दूंगा, लेकिन क्या करना है काट के। समझ आया, फील आया SHM कैसे हो रहा है, बिल्कुल मजेदार। चलो, तो इतना सारा आज करने के बाद हमारा कूलम फोर्स एंड हो गया। अगला लेक्चर जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए, और इससे आगे का लेकर आएंगे। जब तक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास NCERT फिंगर टिप्स है या एग्जाम्पलर है या कोई भी अदर बुक्स हैं, यहाँ तक के क्वेश्चंस आप कर सकते हो अगर आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो आप अभी क्वेश्चंस को रहने दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रखा है, शायद 2 दे रखे हैं, तो आप देखिए उनको करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, पोटेंशियल आने वाले हैं, तब आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू नाउ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मज़े करिए एंड पढ़ाई करते रहिए एंड एंजॉय भी करते रहिए। चलिए बाय बाय।